प्रबंध विचारधारा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। प्रबंध विचारधारा के विकास का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति, क्लासिकल मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2, नव प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट सिस्टम। पर नंबर 1, प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति, क्लासिकल मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रबंध पद्धति में औपचारिक अधिकार, संगठनात्मक उद्देश्यों, कार्य विभाजन एवं समन्वय पर बल दिया गया है। व्यवस्था एवं तर्कसंगत ढांचा इस पद्धति के आधार स्तंभ हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर एवं हेनरी फेयोल मुख्य रूप से प्रतिष्ठित प्रबंध शास्त्रियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति के आधार स्तंभ। नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंध। नंबर 2, प्रशासनिक सिद्धांत। नंबर 3, दफ्तरशाही मॉडल। वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर 1856 से 1915 तक वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने फिलाडेल्फिया की एक कंपनी में मशीन प्रशिक्षार्थी के रूप में कार्य आरंभ किया और अपनी प्रतिभा तथा परिश्रम के बल पर कुछ वर्षों में ही बेथलेहम स्टील कंपनी के मुख्य प्रबंधक बन गए। वे जीवन भर अनुसंधान करते रहे और व्यक्तिगत अनुभव तथा अनुसंधानों के आधार पर उन्होंने प्रबंध में सर्वथा नवीन विचारों को जन्म दिया, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध की संज्ञा दी गई। टेलर ने अपने विचारों को अपनी 2 पुस्तकों प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1913 तथा शॉप मैनेजमेंट 1903 में प्रस्तुत किया। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हैं और फिर ये देखना है कि वे इसको सर्वोत्तम एवं सबसे किफ़ायती तरीके के साथ पूरा करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध वह सुव्यवस्थित प्रबंध है जिससे निरीक्षण, विश्लेषण, प्रयोग तथा तर्कों का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विज्ञान न कि अनुमान, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में सभी कार्य गलती करो और सुधारो पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर किए जाते हैं। नंबर 2, संगति न कि असंगति, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इस सिद्धांत के आधार पर कच्चे माल, कार्य पद्धतियों, मशीन तथा अन्य नीतियों में विभिन्नताओं के स्थान पर एक रूपता आती है। नंबर 3, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर ने मालिकों तथा कर्मचारियों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। नंबर 4, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। यह उत्पादन अधिकतम करने पर जोर देता है जिससे अधिकतम लाभ हो और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित सभी पक्षों को लाभ मिल सके। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक श्रमिक को उनकी अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से श्रमिकों का चयन वैज्ञानिक पद्धति पर किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध को कुशल बनाने के लिए टेलर ने अनेक तरीके दिए, जैसे क्रियात्मक मजदूरी पद्धति, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, प्रमापीकरण आदि। आलोचनाएं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की निम्न आलोचनाएं हुए हैं। नंबर 1, टेलर की मान्यता है कि एक व्यक्ति समूह की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। नंबर 2, टेलर ने कर्मचारियों की अपेक्षा मशीन पर अधिक बल दिया है। नंबर 3, टेलर की तकनीक सर्वमान्य नहीं है। टेलर ने विशिष्टीकरण पर बल दिया है। टेलर ने श्रम संघों को अनावश्यक माना है। बी, प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। प्रशासनिक सिद्धांत का विकास फ्रांस के विद्वान हेनरी फेयोल ने किया। हेनरी फेयोल 1841 से 1925 तक एक खनिज कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी शुरू करी। अपनी लगन एवं योग्यता से कार्य करते हुए 1888 में कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर ये पहुंच गए। फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। नंबर 1, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल के अनुसार कार्य को विभिन्न वर्गों में बांट देना चाहिए। उच्च, मध्य और निम्न कर्मचारियों में कार्य को बांटकर ही काम कराना चाहिए। नंबर 2, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं उसी का उत्तरदायित्व होता है कि वो कार्य को भी पूरा कराए। अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो स्वर्ग का प्रथम नियम है, बिना अनुशासन के कार्य संभव नहीं हो सकता। नंबर 4, आदेश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ
कमांड, आदेश देने में एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बॉसों के द्वारा अलग अलग आदेश देना चाहिए। निर्देश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश भी एक ही होना चाहिए, निर्देशों में भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल अपना हित चाहे, पूरी संस्था का हित चाहना चाहिए। नंबर 7, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों को उचित और कार्य अनुरूप मजदूरी दी जानी चाहिए। केंद्रीकरण का सिद्धांत, सेंट्रलाइजेशन, सभी को केंद्रीकृत करके कार्य किया जाना चाहिए। कर्म श्रृंखला, एक श्रृंखला में कार्य किया जाना चाहिए, जैसे क्लर्क, अकाउंटेंट, मैनेजर। व्यवस्था, संस्था में एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर समता का सिद्धांत, इक्विटी, सबको समान मानना चाहिए, किसी को छोटा किसी को बड़ा ऐसा नहीं मानना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, कर्मचारियों के कार्य में स्थायित्व होना चाहिए, उन्हें जॉब छूटने का भय नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो उनका कार्य में मन लगेगा। पहल क्षमता, इनिशिएटिव, किसी कार्य को पहल कौन करे करने की, ये भावना का विकास होना चाहिए। सहयोग की भावना, स्पिरिट ऑफ डी कॉर्प्स, उन्हें कार्य करने में सहयोग, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए, बिना सहयोग के कार्य संभव नहीं हो सकेगा। दफ्तरशाही मॉडल, ब्यूरोक्रेसी मॉडल, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर 1864 से 1920 ने दफ्तरशाही संगठन को प्रबंधकीय समस्याओं के निराकरण एवं व्यक्तियों के नियंत्रण का सर्वाधिक विवेकपूर्ण साधन माना है। नव प्रतिष्ठित प्रबंध, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट सिस्टम, नव प्रतिष्ठित समूह में हार्थोन परीक्षण एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले प्रबंध शास्त्रियों को सम्मिलित किया जाता है। हार्थोन परीक्षण, हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स 1927 से 1932, प्रबंध में मानवीय विचारधारा का सूत्रपात हार्थोन परीक्षण से हुआ। ये परीक्षण अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर एल्टन मायो एवं उनके साथियों ने 1927 से 32 वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी के हार्थोन स्थित कारखाने में किए थे। इन परीक्षणों में निम्नलिखित अध्ययन मुख्य हैं। नंबर 1, जांच कक्ष अध्ययन, टेस्ट रूम स्टडीज। जांच कक्ष अध्ययन के अंतर्गत मायो ने 2 अध्ययन किए। प्रथम अध्ययन में प्रकाश व्यवस्था के परिवर्तन से कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता पर होने वाले प्रभाव को जांचा गया। द्वितीय अध्ययन में कर्मचारियों को 2 समूह में बांटकर उन्हें अलग अलग कमरों में कार्य करने के लिए कहा गया। एक समूह में कार्य अनुसार मजदूरी, मध्याह्न कार्य के कम घंटे आदि सुविधाएं दी गई, जिनसे उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 2, साक्षात्कार अध्ययन, इंटरव्यू स्टडीज। इनमें कर्मचारियों का उनके कार्य एवं निरीक्षकों के प्रति दृष्टिकोण ज्ञात करने के लिए जिनसे स्वतंत्र साक्षात्कार किया गया, इनमें निम्नलिखित तथ्य प्रकट किए गए। नंबर 1, श्रमिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। नंबर 2, शिकायतें सदैव वास्तविक तथ्यों को इंगित नहीं करती। नंबर 3, कारखाने के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से कर्मचारियों की मांगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, अवलोकन अध्ययन, ऑब्जर्वेशन स्टडीज। इसमें पुराने तरीके को बदले बिना श्रमिकों एवं उनके निरीक्षकों के सामाजिक संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। इन परीक्षणों में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। नंबर 1, श्रमिकों के मनोबल तथा उत्पादकता को बढ़ाने में उनकी सुरक्षा, मान्यता तथा आत्मीयता काम की दशाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, कर्मचारी केवल आर्थिक लाभ ही नहीं चाहते, वे सामाजिक प्राणी भी हैं। नंबर 3, कार्य एक सामूहिक क्रिया है। नंबर 4, सामाजिक जीवन उथल पुथल मचाता है। दैट्स ऑल।